ठीक है। ठीक। हेलो प्रिय विद्यार्थियों, जयतु संस्कृतम। हम आज संस्कृत का कक्षा 10 का टॉपिक है। तो अपन जीरो से शुरू कर रहे हैं। संस्कृत का जो वर्णमाला से शुरू होता है, जैसे पहले हम संस्कृत का लेते हैं। ये नाम क्या है? संस्कृत। संस्कृत में सब उपसर्ग होता है, प्लस क्री धातु होता है, प्लस कत प्रत्यय होता है। सम उपसर्ग, क्री धातु, कत प्रत्यय, इन तीनों से मिलकर संस्कृत का निर्माण ये वाक्य बनता है। सम होता है उपसर्ग, क्री होता है धातु, कत होता है प्रत्यय। इस प्रकार होता है। अब हम आगे चलेंगे। उपसर्ग क्या है, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है, इनको आगे पढ़ेंगे। उपसर्ग, संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं, जिसको हम द्वाविसंधि कहते हैं। धातु, जिस प्रकार हिंदी में क्रिया होती है ना, उसी प्रकार संस्कृत में धातु होता है। उपसर्ग किसी शब्द के आगे मिलकर उस शब्द में परिवर्तन ला करके नया शब्द का निर्माण करती है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। धातु, धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु की संख्या कोई निश्चित नहीं है, 2000-3000 से लगभग है। आगे प्रत्यय, प्रत्यय जिस प्रकार ये है ना उपसर्ग, उसका उल्टा है प्रत्यय। प्रत्यय में क्या होता है कि जिस प्रकार ये है ना प्रत्यय, तो किसी शब्द के पीछे लगकर जो नया शब्द का निर्माण होता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब आगे इससे और आगे बढ़ते हैं। हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं आज क्लास, तो ये नॉर्मली संस्कृत का डेफिनेट हुआ। अब हम चलेंगे वर्णमाला की तरफ। अब हम ले रहे हैं वर्णमाला। सर्वप्रथम संस्कृत का मेन बिंदु जहां से जीरो से शुरू होता है वहां से हम लेते हैं। जैसे वर्ण, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। बच्चे मेरे सामने, मैं आगे बोल रहा, आप पीछे बोले। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आगे चलिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। एक संस्कृत का जैसे वर्णा मेव अक्षर है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को और किस नाम से जाना जाता है? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अब चलिए, अब वर्ण देते हैं हम। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ये बता दिए। अब वर्ण जैसे ये है के, मान लीजिए खे, ए, जे, ये क्या है? वर्ण है। ओके, अब आगे चलते हैं। जैसे ये ए, ये क्या है? वर्ण है। और जैसे ये क्या नाम है? मैं, ने, अमन, अमन, ये क्या है? शब्द है। ये क्या है? शब्द है। वर्ण, शब्द, और ये जैसे अमन खाना खा रहा है। अमन खाना खा रहा है। अमन भोजनम कर्तव्य, है ना? ये हो गया। जैसे राम पुस्तकम पठति, राम क्या कर रहा है?
पुस्तक पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा। तो ये क्या है? ये वर्ण है। और अमन ये मात्र इतना दो एक जैसे एक वर्ण आया तो यह हो गया वर्ण, और इस एक से दो या दो से अधिक वो हो गया शब्द। अब इन पूरा को मिला करके ये हो गया वाक्य। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए वर्ण में आगे चलते हैं। संस्कृत में लेते हैं, जैसे वर्ण अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अयोग हुआ वर्ण। अब देखिए स्वर वर्ण कौन सा होता है? अब देखिए स्वर वर्ण, स्वर वर्ण को अच वर्ण भी कहते हैं। संस्कृत में स्वर वर्ण को क्या कहते हैं? अच वर्ण। व्यंजन वर्ण को हल व्यंजन वर्ण, हल। ओके, अब देखो अच क्या होता है? अच यानी स्वर, हल यानी व्यंजन। अब व्यंजन वर्ण क्या होता है, हल वर्ण क्या होता है, अयोग वर्ण का, इसका डिटेल में करेंगे। तो अब सर्वप्रथम अपन लेते हैं स्वर को। स्वर को करने के बाद व्यंजन वर्ण, फिर उसके बाद अयोग करेंगे ना। अब लेते हैं सबसे पहले अपन स्वर वर्ण को। स्वर वर्ण क्या होता है? स्वर, स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता, अर्थात जिसको किसी उच्चारण करते वक्त या लिखते वक्त किसी अन्य व्यंजन वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, वो अर्थात जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है। वे है वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। इसका संस्कृत में स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता, वे वर्ण जिसको उच्चारण करते वक्त अन्य वर्णों की सहायता नहीं होकर के स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाता है। आगे चलते, जैसे स्वर वर्ण में अपन देखते हैं 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है ह्रस्व स्वर वर्ण। अब पहले इसको देखेंगे। ह्रस्व वर्ण कौन कौन से होते हैं? वे वर्ण जिसको उच्चारण करते हैं बिल्कुल कम समय लगे, उच्चारण करते हैं मुंह से बिल्कुल कम समय में उच्चारित हो जाते हैं। इनकी संख्या होती है 5। वे होते हैं ए, ई, ओ, रे और द्रि। इनकी संख्या होती है 5। कितनी होती है बच्चों? 5। और इसका उच्चारण में समय बिल्कुल कम लगता है। ओके, उसके बाद दूसरा है दीर्घ स्वर वर्ण। कौन सा है? दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण कौन सा होता है? वे वर्ण जिसका उच्चारण ह्रस्व से उच्चारण करते समय ह्रस्व वर्ण से दुगुना समय लगता है। जैसे ए का दुगुना समय लगेगा तो क्या बनेगा? आ। ई का दुगुना समय उच्चारण में लगेगा तो उसमें क्या बनेगा? आ ई। फिर बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसके साथ में होता है, लास्ट में होता है री। तो कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपको जब भी पूछे
स्वर वर्ण में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन से होता है? ए, छोटी, छोटा ऊ, री और द्री। ये बड़ा होता है ना। उसके बाद में दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा होता है, दीर्घ का मतलब बड़ा। तो जिसका उच्चारण करते वक्त ह्रस्व से दुगुना समय लगेगा, मतलब ज्यादा समय लगेगा। एक से बड़ा आ, ई से बड़ा बड़ी ई, ऊ से बड़ा ऊ, री से री है वहां पे री, जो ये ना दीर्घ वर्ण, दीर्घ में ली नहीं होता है। और ए, आई, ओ, औ और री हो गया। उसके बाद तीसरा है प्लुत वर्ण। तीसरा कौन सा है? प्लुत वर्ण। प्लुत वर्ण क्या? ये है ना जो आपकी कक्षा में अभी जो है ना 10वीं तक ये काम का नहीं है। ये है जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ होते थे ना, वेद वगैरह, उसमें काम किया जाता। फिर भी आपको बेसिक नॉलेज में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। प्लुत वर्ण वह होता जिसका उच्चारण करते समय ह्रस्व दीर्घ इन दोनों से ज्यादा, मतलब 3 गुना समय लगता है। वो होता है जैसे आ के साथ ये रोमन का 3 है, उसका निशान होता है। इसका अभी अपन के जो है ना किताब वगैरह में इसका उपयोग पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन उसको प्राचीन समय में इसका धार्मिक ग्रंथों में, वेदों में काम लिया जाता था। थोड़ा बेसिकली बता देता हूँ। बड़ी, बड़ाऊ, री, द्री, ए, आई, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी संख्या कितनी होती है? 9। ओके। तो कुल मिलाकर संस्कृत में अभी तो ये आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर है, लेकिन आज 0 से शुरू कर रहे हैं तो इसका नॉलेज भी आपको जरूरी है। तो जिसका उस जैसे इसके ये काम क्या आते हैं, पहले क्या काम आते थे? तो पहले जैसे आप बोलते हैं ओम, मतलब इसका उच्चारण करते हैं तो अपन की ध्वनि को थोड़ा लंबी खींचते हैं, ओम, ऐसे ना। जिस प्रकार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण सीता का खोज के लिए वन में इधर उधर घूम रहे थे, तो उसने आवाज लगी थी सीते सीते, लंबी ध्वनि, उसमें ये काम आता है। ये अभी अपन के काम करना है, फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, है ना। चलो ये हो गया इसका मामला, ये हो गया स्वर कंप्लीट। अब चलेंगे हम व्यंजन की ओर। 3 बचे ना, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। तो स्वर अपना प्रथम कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टार्ट करेंगे हम व्यंजन। सभी को समझ आ रहा है बच्चों? शाबाश। अब दूसरा हम करेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण की मैंने पहले बताई थी। इसका मतलब क्या होता है? व्यंजन वर्ण वो होता है जो, व्यंजन वर्ण वो होता है जो किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना नहीं बनता है। वो स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता, व्यंजन वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होता है। ओके। व्यंजन वर्ण, वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित न होकर किसी अन्य स्वर वर्ण की सहायता से बनता है, उसे उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। समास, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये तो इसका मतलब वह वर्ण, मेरे पीछे पीछे दोहराइए आप, वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित न होकर किसी अन्य स्वर वर्ण की सहायता से, किसी वर्ण की स्वर वर्ण, यह है ना जो व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों के बिना नहीं बनता, तो स्वर वर्ण की सहायता से बनता है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ओके, शाबाश।
अब इसका अपन आगे करेंगे। इसका अलग अलग क्या क्या कौन सा भाग है बताऊं। जैसे व्यंजन वर्ण में पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण। कौन सा है? स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण कौन सा होता है? वे वर्ण जिसको उच्चारण करते समय शरीर के मुख के अलग अलग भागों से स्पर्श करते हुए ध्वनि बाहर निकलती है, उच्चारित होते हैं, वो है स्पर्श व्यंजन वर्ण। इसके 5 भाग होते हैं। जैसे 5 भाग के 2 या 5 वर्ग है तो 5 वर्ग के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग हो गए 5। तो देखो के वर्ग में कौन कौन से आते हैं? कह, ख, गे, गे, ग। ये व्यंजन में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं टोटल अभी बताऊंगा बाद में। पहले वर्ग होते हैं 5, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। ओके। के वर्ग में के, खे, गे, गे अंगे। चे वर्ग में च, छे, ज, जे और ये हैं। ठीक है। टे वर्ग में ट, ठे, डे, डे, अणे। ते, थे, द, दे, ने। पे वर्ग में पे, फे, बे, बे, में। 5 वर्ग होते हैं। 500 वर्गों में 500 वर्ण होते हैं। 5 × 5 बराबर 25। टोटल कितने होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन। आपको कभी पूछ दे संस्कृत में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आप क्या बताओगे? 25। कितने बताओगे? 25। हो गया ये होता। उसके बाद में आप दूसरा है यम वर्ण। यम को और बोलते हैं जैसे अंतस्थ, अंतस्थ। दूसरा कौन सा? अंतस्थ। ये थोड़ा डीपली चला जाएगी, इसके लिए मैं थोड़ा इसको रब कर देता। अंतस्थ वर्ण यण के दो, इसको यह थोड़ा दिखा देता हूं ना। अंत, अंतस्थ, अंतस्थ के दो या यण। अंतस्थ किस कौन से होते हैं, यण कौन से होते हैं? देखो 5 वर्गों में यहां तक तो हो गया। ठीक है। इसके बाद देखो अंतस्थ वर्ण में 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? य, व, र और ले। ये अंतस्थ होते। इसको अंतस्थ क्यों बोलते हैं आपको पता है? इसको अंतस्थ इसलिए बोलते हैं जब ये इन वर्णों को चारों को उच्चारण करते हैं ना तो अपन के जो है ना बोलते वक्त अपने की श्वास है ना अंदर खींचते हैं। बोलते से य, व, र, ले। जब ये इन वर्णों को उच्चारण करते हैं तो श्वास अंदर की ओर खींचते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ वर्ण। यण वर्ण ये थोड़ा डीपली मामला है। इसमें क्या वो है ना माहेश्वरी सूत्र के अकॉर्डिंग इसको यण कहते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जैसे ये अंतस्थ है ना तो य, व, र, ले। जब इनका उच्चारण करते हैं आप खुद बच्चे आप खुद देखो, इसको बोल के प्रैक्टिकली तौर बोलो य, व, र, ले। इनको बोलते हैं तो श्वास अंदर की ओर खींचते हैं, अंदर की ओर खींचना। ठीक है। तीसरा है इसमें, तीसरा है उष्म, उष्म वर्ण। पहले मैं बताता हूं आपको उष्म क्या मतलब है। उष्म यानी गर्म। उष्म का मतलब होता है गर्म। तो 4 वर्ण ऐसे जिसको हम बोलते हैं तो मुंह से गर्म गर्म हवा निकलती है। वो कौन कौन से? से और है। प्रैक्टिकल तौर पर देखो आप अपना ये हाथ है ना यहाँ रखो, यहाँ थोड़ा दूर और से, और इसको बोलो स है। मुंह से गरम गरम हवा आ रही ना, इसीलिए इसको बोलते हैं उष्म। उष्म है गर्म। ठीक है। इसीलिए अभी थोड़ा सा इसको और खींचते हैं। ये 3 शे है। संस्कृत में इन तीनों शे को अलग अलग काम में देते हैं। जैसे इस शे को बोलते हैं तालवी शे। क्या बोलते हैं बच्चों? तालवी शे।
और इस से को बोलते हैं मूर्धन्य से, और इस से को बोलते हैं दंती से। ये ध्यान रखना, आपको नोट करना, कभी भी कोई भी पूछे इस से का मतलब उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य। इस से का उच्चारण स्थान मूर्धन्य, इसका उच्चारण स्थान दंती। जब इनका उच्चारण करते हैं तो इस से का उच्चारण श, तो अपन जीभ तालु के टच होती है, स तो अपन की जीभ मुर्दा के टच, मुर्दा नहीं, अब हिंदी में बोलते हैं मुर्दा, ये मसूड़े बोलते हैं ना हिंदी में मसूड़ा, उसको मुर्दा बोलते हैं। श दंती, जब श बोलता श्रा तो ये जीभ है ना दांत के टच होती है। ओके ठीक, यहां तक का ये मामला हो गया। इसके बाद हम थोड़ा उच्चारण स्थान की ओर चलते हैं। सवाल कंप्लीट, व्यंजन कंप्लीट, थोड़ा बेसिक और रह गया। योग हुआ क्या थे वो बता देता हूं मैं आपको। मैंने तीन चीज बताई थी। एक बताई थी स्वर वर्ण, दूसरा बताया था व्यंजन वर्ण, और तीसरा है योग भाव। इसका मैंने आप सबको समझा दिया, इसका भी समझा दिया। अब ये है, ये क्या है, अयोग भाव क्या होता है। संस्कृत में कुछ एक ऐसे वर्ण है जो अपन को ऐसे दिखाई में बिल्कुल काम नहीं लेते, लेकिन फिर भी इसको कहीं कहीं उपयोग लेता है। जैसे ये क्या है, इसको बोलते हैं विसर्ग। और ये जैसे मैं के नीचे लगा होता है ना, मैं ये, इसको बोलते हैं हलंत। ओके, एक और है ये, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, ये इसमें आता है, इसको अयोग भाव बोलते हैं। अयोग भाव कौन कौन से होते हैं, ये, इसको बोलते हैं हम विसर्ग। इसके बाद में ये, इसको बोलते हैं हम हलंत। और उसके बाद में ये है अनुस्वार। ओके, ये है। अब हो गया अपन का स्वर हो गया, व्यंजन करवा दिया, योग भाव, ये सारा कुछ करवा दिया। ये अपन जब भी पढ़ते हैं ना संस्कृत में, तो ये इसमें विसर्ग लगा होता है। विसर्ग क्यों लगता है, हलंत क्यों लगता है। हलंत जैसे कोई वर्ड है, जैसे बुद्धि, बुद्धि शब्द है, तो इसके नीचे हलंत लगने के बाद जिस शब्द के नीचे हलंत लगता है वो शब्द हो जाता है आधा, इसीलिए लगता है। ओके, अब चलेंगे हम उच्चारण स्थान की ओर। हमने स्वर वर्ण पढ़ लिया, व्यंजन वर्ण पढ़ लिया, अयोग भाव पढ़ लिया। इसके बाद में चलते हैं वर्णमाला की आगे की कड़ी में, चलते हैं हम उच्चारण स्थान की ओर। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण स्थान वो चीज होती है जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर कंठ है, जीभ है, होठ है ना, तालु है, इसका उच्चारण करते हैं ना, तो वर्ण का जब से बाहर निकलता है तो अलग अलग उच्चारण स्थानों से स्पर्श करता है, उसे कहते हैं उच्चारण स्थान। जैसे अपन लेते हैं पहला कंठ, कंठ, इसका एक सूत्र है, बेसिक है, ज्यादा कोई डीप नहीं है। इसका सूत्र है अक्कु है विसर्ग मिया नाम, छोटा सा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। कंठ, अक्कु है विसर्जन है नाम कंठ, इसका मतलब ये सूत्र है। इसको आगे मैं कर, इसका पोस्टमार्टम करते हैं अपन, इस सूत्र का पोस्टमार्टम करते हैं। एक या ए वर्ण है ना, स्वर है ना, स्वर वर्ण ए प्लस आ, कु का मतलब होता है के वर्ग। अब के वर्ग में मैंने पहले बताया था कौन से वर्ण आते हैं, क ख ग घ व ङ, वो प्लस के वर्ग। आप समझ गए शॉर्ट में। ओके, के वर्ग के बाद में ये है होता है, ये हल वाला, ये, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है भाइयों, कंठ। समझे, जब हम ए बोलते हैं, ये अपन का ये कंठ है ना, ए बोलते हैं तो इस पे आप ऐसे रखो ए आ, फिर के वर्ग है ना,
तो उसको बोलो क ख ग घ अंग, ये बोलते हैं तो दब सब है ना, बोलते हैं ना, तो इसकी गुंजन होता है, कंठों की गुंजन होता है, इससे स्पष्ट होता है हवा, यहाँ से स्पष्ट करते हुए हवा बाहर निकलती है, और है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है तालु। दूसरा कौन सा है? तालु। तालु में क्या है? इसका एक सूत्र है, इचु यस्सा नाम तालु। इसका सूत्र है इच्छु यशा नाम तालु। समझ आ रहा सबको? इच्छु यशा नाम तालु। ई का मतलब ई छोटी ई और बड़ी ई, ओके, प्लस चू है चे वर्ग, चू है चे वर्ग। अभी देखो कंठ में के वर्ग गया था और इसमें आ गया चे वर्ग, ओके, चे वर्ग प्लस ये प्लस ये से। अभी मैंने नीचे बताया था, यहाँ पे लिखा था उस समय, ये से कौन सा है? तालवी से, बताया था ना। शाबाश। ई बड़ी ई चे वर्ग ये, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अब जैसे हम ई बोलते हैं ना, बोलो आप खुद बोलो ई, तब ई और चे वर्ग ये और से ये बोलेंगे ना, तो अपनी जीभ है ना तालु का टच करे, तालु है ना, ये जो अपना मुंह के अंदर का भाग है तालु उनसे का, तो वहां पे टच करेगी। जैसे बोलो आप खुद बोलो ई च छ ज झ य और श, जीभ ऊपर टच करे तालु, इसलिए तालु, इसको हम कहते हैं तालुव्य वर्ण, तालुव्य वर्ण। और इसको हम कहते हैं कंठीय वर्ण, कंठीय वर्ण ना, वर्ण। ओके, आज चलते हैं। तीसरा हम लेंगे मुर्दा। इस मुर्दा का सूत्र है ऋतु रसायना मुर्दा। जिसे ये री है ना, ये री टे वर्ग रे और से, जब इसका उच्चारण करते हैं ना री, तब मुर्दा का स्पर्श करते हैं। जैसे री रे ट ठ ड ढ ण र और श, इनका उच्चारण करते समय जीभ मुर्दा को स्पर्श करते हुए हवा को बाहर निकालती है ना, ये। और इसको हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। कौन से कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण। चौथा नंबर है दंत। दंत, दंत का मतलब होता है दांत। ऐसे कुछ वर्ण है जिसका उच्चारण करते हैं हमें जीभ को दांतों से स्पर्श करते हुए वर्ण को उच्चारण करते हैं। जैसे ऋतु लसाना, ऋतु लसाना दंता, ऋतु लसाना दंता। ये द्री तो है ते वर्ग, ते वर्ग प्लस ये ले प्लस से। देखो जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जीभ किसको स्पर्श करती है? दांतों को स्पर्श करती है ना, दंती। द्री, अब खुद बोल के देखो, द्री द्री बोलते हैं तो जीभ स्पर्श किसको करती है? दांतों को। द्री तेवरा बोलो त थ द धे ने ले और से। जब ये उच्चारण होता है तो जीभ इन दांतों को स्पर्श करते हुए हवा को बाहर निकालती है, तो इसको क्या कहते हैं? दंती वर्ण, दंती वर्ण। ठीक है। नंबर 5 ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब होता है होठ, जो है ना अपन के होठ। इसका सूत्र होता है उपधमर्य नाम ओष्ठ।
जैसे ऊ, बड़ा ऊ प्लस पे वर्ग प्लस, बस इतना ही। जब हम ऊ बोलते हैं ना तो ऑटो की आकृति इस प्रकार होती है, जैसे ऊ ऊ। पे वर्ग में जो है ना कुछ एक्टिविटी होती है जिससे अपन उच्चारण में ओष्ठ को काम लेते हैं, प फ ब ब में, है ना, ऑटो से हो रहे हैं, इसीलिए इसको ओष्ठ्य वर्ण बोलते हैं, ओष्ठ्य वर्ण। ठीक है। आगे है नासिका। नासिका बोलते हैं अपने ये नाक को, नोज को, है ना, नासिका। इसका सूत्र है यो म प ड़ न म, यमगण नाम नासिका। नासिका, नासिका नहीं नाक। यमगणना नाम नासिका, यमगणना नाम नासिका। ये मैं अंगे अणे ने और मैं, ये मैंने अभी पहले बताया था, पांचों वर्ग होते हैं, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। उनका उच्चारण करते समय अंतिम का पांचों वर्ण है ना वो नासिक के वर्ण होते हैं। जैसे न्य, अब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो ये नाक से गुंजन हो रहा है, वरना देखो य म ण न म, यमगणनम, नाक से उच्चारण हो रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका। ओके, बस। देखिए बच्चों, आपका आज जीरो से स्टार्ट किया था तो उसका जीरो मामला था वर्णमाला का, ये यहाँ तक समाप्त होता है, और कल के लिए हम शुरू करेंगे संधि का टॉपिक। तो इससे पहले ये आप सबको घर जाके रिवाइज करना, जितनी बार रिवाइज करेंगे तो इसको अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, आगे समझ पाएंगे। उन सब संपूर्ण जितने भी टॉपिक करेंगे उसको समझने के लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सही होगा। जो अभी हम पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा, कैसे सबको अच्छा लगा? बहुत बहुत जय तु संस्कृत।